सुबह का समय था। शहर पूरी तरह जाग चुका था। सड़कें लोगों और गाड़ियों से भरने लगी थी। दुकानें खुल चुकी थी और हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी सुबह सामान्य नहीं थी। आर्यमान उनमें से एक था। वह अपने कमरे में बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। टेबल पर रखी चाय काफी देर पहले ठंडी हो चुकी थी। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी। ध्रुव। उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव इतनी दूर तक जाएगा। शुरुआत में उसे लगा था कि यह सिर्फ जिज्ञासा है, लेकिन अब बात अलग थी। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करना मतलब वह किसी भी कीमत पर जवाब चाहता था। और यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि कई बार इंसान सच से नहीं, सच तक पहुंचने के रास्ते से बर्बाद होता है। नीचे डाइनिंग हॉल में आज माहौल थोड़ा हल्का था। सविता जी नाश्ता परोस रही थी। अनवी भी मदद कर रही थी। ध्रुव हमेशा की तरह फोन में व्यस्त था, लेकिन उसकी आंखों में आज अलग आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। जैसे उसे लगता हो कि अब जल्द ही उसे जवाब मिल जाएगा। आर्यमान नीचे आया, सबको नमस्ते कहा और चुपचाप बैठ गया। कुछ देर तक सामान्य बातें होती रही। फिर अचानक ध्रुव बोला, जीजा जी। आर्यमान ने उसकी तरफ देखा। हाँ, आपने कभी दिल्ली में काम किया है? टेबल पर हल्की खामोशी फैल गई। अनवी की नजर भी तुरंत दोनों पर चली गई। आर्यमान ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? बस ऐसे ही। ध्रुव मुस्कुराया। सुना है दिल्ली में आपके कुछ पुराने जानने वाले हैं। आर्यमान ने उसकी आंखों में देखा कुछ सेकंड तक, फिर बोला, हर किसी के कुछ पुराने जानने वाले होते हैं। जवाब सीधा था, लेकिन उसमें कोई जानकारी नहीं थी। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। उसे महसूस हो रहा था वह दरवाजे के बहुत करीब पहुंच चुका है, लेकिन दरवाजा अब भी बंद है। दोपहर। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा ऑफिस। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर अपनी टीम के साथ बैठा था। टेबल पर कई डॉक्यूमेंट्स फैले हुए थे। कुछ मिला? उसने अपने सहायक से पूछा। थोड़ा। क्या? आर्यमान सिंह नाम के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन कई जगह इनकम्प्लीट हैं। इन्वेस्टिगेटर कुछ सेकंड सोचता रहा। और दिल्ली में कुछ पुराने कनेक्शंस मिले हैं। किस तरह के? सहायक ने फाइल खोली। यही अजीब बात है। क्या? जिन लोगों से उसका इनडायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है। वह थोड़ा रुका। वो सामान्य लोग नहीं है। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। कितने बड़े? बहुत बड़े। इन्वेस्टिगेटर की आंखें सिकुड़ गईं। उसके अनुभव ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। ऐसे मामले आम नहीं होते, और अक्सर ऐसे मामलों में ज्यादा गहराई तक जाना सुरक्षित नहीं होता। उधर उसी समय अनवी अपने ऑफिस में बैठी थी, लेकिन आज उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। कल रात की छोटी सी बातचीत बार बार उसके मन में घूम रही थी। पहले वह और आर्यमान सिर्फ एक घर में रहने वाले दो लोग लगते थे। अब धीरे धीरे कुछ बदल रहा था। वह बदलाव बहुत छोटा था उनमें, लेकिन मौजूद था। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि वह आर्यमान की चिंता करने लगी है, और यही बात उसे खुद से भी छुपानी मुश्किल लग रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर आर्यमान का नाम देखकर वह कुछ पल के लिए चौंक गई, क्योंकि वो बहुत कम कॉल करता था। हेलो, तुम कहाँ हो? ऑफिस में। कब तक? शाम तक। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर आर्यमान बोला, आज जल्दी घर आ जाना। अनवी हैरान रह गई। क्यों? बस आ जाना। कोई बात है क्या? नहीं। फिर वही आधा जवाब, लेकिन इस बार उसकी आवाज में चिंता साफ थी। कॉल कट गया। अन्वी काफी देर तक फोन की स्क्रीन देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी चिंता कर रहा है। शाम। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना फार्म हाउस। शेखर रेड्डी अपने निजी कमरे में बैठा था। सामने कई रिपोर्ट्स रखी थी। एक आदमी अंदर आया। सर। हाँ। ध्रुव शर्मा आगे बढ़ रहा है। शेखर ने रिपोर्ट से नजर नहीं हटाई। कितना? उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर शेखर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा, क्या उसे रोका जाए? नहीं। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसे चलने दो। आदमी समझ नहीं पाया। लेकिन क्यों? शेखर कुर्सी पर पीछे टिक गया। क्योंकि जिज्ञासु लोग सबसे आसान मोहरे होते हैं। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया,
और अगर वह सच के बहुत करीब पहुंच गया? इस बार शेखर की आंखों में हल्का ठंडापन उतर आया। तब वह कुछ पल रुका। हम तय करेंगे कि उसे सच दिखाना है या इस्तेमाल करना है। ड्रॉप। उसी समय आर्यमान अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके फोन पर नई सूचना आई। वो कुछ सेकंड स्क्रीन देखता रहा, फिर उसकी आंखें गंभीर हो गईं। संदेश छोटा था। इन्वेस्टिगेटर ने दिल्ली वाले कनेक्शंस ट्रेस करने शुरू कर दिए हैं। कमरे में खामोशी फैल गई। आर्यमान ने धीरे से फोन टेबल पे रख दिया। अब मामला सिर्फ ध्रुव की जिज्ञासा का नहीं रहा था। अब बाहरी लोग भी उस रास्ते पर चल पड़े थे जो सीधे उसकी छिपी हुई दुनिया तक जाता था। और उस दुनिया में प्रवेश करना आसान था, लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल। खिड़की के बाहर आसमान में काले बादल फिर जमा होने लगे थे और कहीं दूर एक नया खेल शुरू हो चुका था। रात धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी। आसमान में बादल घिर चुके थे और हवा में बारिश की हल्की गंध फैल गई थी। आर्यमान अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। उसके सामने शहर की रोशनियां चमक रही थी, लेकिन उसका ध्यान उन रोशनियों पर नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, ध्रुव की जांच। अगर कोई सामान्य आदमी उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करता तो शायद कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अब इसमें बाहरी लोग शामिल हो चुके थे। और बाहर के लोग सवाल नहीं पूछते, वे जानकारी बेचते हैं। और जानकारी गलत हाथों में पहुंच जाए तो नुकसान सिर्फ उस इंसान का नहीं होता जिससे वह जुड़ी हो। उसके आसपास के लोग भी उसकी कीमत चुकाते हैं। यही बात उसे परेशान कर रही थी। नीचे ड्राइंग रूम में अनवी टीवी देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। आज शाम से उसने महसूस किया था कि आर्यमान कुछ ज्यादा ही चुप है। वह सामान्य दिनों में भी कम बोलता था, लेकिन आज उसकी खामोशी अलग थी, जैसे उसके दिमाग में कोई भारी बात चल रही हो। सविता जी ने अनवी को देखा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। झूठ। सविता जी हल्का मुस्कुराई। तुम्हारा ध्यान टीवी में कम और ऊपर ज्यादा है। अनवी थोड़ा झेप गई। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके चेहरे की हल्की मुस्कान कुछ और ही कह रही थी। उधर शहर के दूसरे हिस्से में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने कई दस्तावेज रखे थे। उसने धीरे धीरे फाइल बंद की, फिर अपने सहायक से कहा, यह मामला सामान्य नहीं है। मुझे भी यही लग रहा है। दिल्ली वाले रिकॉर्ड्स, कई जगह रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। इन्वेस्टिगेटर कुछ पल चुप रहा। अपने पूरे करियर में उसने कई बड़े लोगों की जानकारी निकाली थी, नेता, उद्योगपति, अपराधी, लेकिन पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य दीवार उसके सामने खड़ी है, जैसे हर रास्ता जानबूझकर बंद किया गया हो। तभी उसका फोन बजा। एक अज्ञात नंबर। उसने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर एक शांत आवाज आई। आर्यमान सिंह के बारे में जानकारी जुटाना बंद कर दीजिए। इन्वेस्टिगेटर की भौहें सिकुड़ गईं। आप कौन बोल रहे हैं? नाम जरूरी नहीं है। और अगर मैं ना रुकूं? उस सेकंड की चुप्पी। फिर वही आवाज बोली, तो शायद आपको ऐसी चीजें दिख जाएंगी जिन्हें देखकर आप खुद रुकना चाहेंगे। कॉल कट गया और वो कमरे में सन्नाटा फैल गया। सहायक ने पूछा, कौन था? इन्वेस्टिगेटर कुछ सेकंड फोन की स्क्रीन देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अब मैं भी जानना चाहता हूं कि आर्यमान सिंह है कौन। अगली सुबह अनवी ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। वह नीचे आई तो देखा कि आर्यमान पहले से बाहर जाने के लिए तैयार खड़ा है। आज फिर कोई पुराना काम? अनवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यमान ने उसकी तरफ देखा। लगता है अब तुम मेरा मजाक उड़ाने लगी हो। थोड़ा। दोनों हल्का मुस्कुराए। कुछ सेकंड बाद आर्यमान ने पूछा, आज कहाँ जाना है? ऑफिस। सीधे घर आना। अनवी ने उसे ध्यान से देखा। तुम फिर वही बात कर रहे हो? क्योंकि मैं सीरियस हूं। इस बार उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन चिंता साफ महसूस हो रही थी। अनवी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? सवाल अचानक था। आर्यमान कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर नजरें हटा ली। क्योंकि तुम परिवार हो। जवाब छोटा था, लेकिन अनवी के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में हल्की गर्माहट जरूर उतर गई। दोपहर, दिल्ली।
वीरेंद्र राठौड़ अपने निजी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। कमरे में 5 लोग मौजूद थे, सभी परिषद के वरिष्ठ सदस्य। माहौल गंभीर था। लीक बढ़ रहा है। एक सदस्य बोला, हमें एक्शन लेना होगा। दूसरा बोला, पहले गद्दार की पहचान जरूरी है। कमरे में बहस शुरू होने लगी, लेकिन वीरेंद्र राठौड़ शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद उन्होंने हाथ उठाया। पूरा कमरा शांत हो गया। आर्यमान क्या कर रहा है? एक सदस्य ने जवाब दिया, वह अभी भी बाहर से स्थिति देख रहा है और उसने अभी तक परिषद में वापसी स्वीकार नहीं की। वीरेंद्र की आंखों में गहरी सोच उतर आई। उन्हें अपने पोते की आदतें अच्छी तरह पता थी। वह कभी जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन जब फैसला करता है तो पीछे नहीं हटता। उसे समय चाहिए। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, लेकिन समय हमारे पास कम है। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया, क्योंकि यही सच था। उसी समय शेखर रेड्डी अपने फार्म हाउस में बैठा था। सामने शहर का बड़ा नक्शा रखा था। उसने एक जगह पर उंगली रखी, शर्मा हाउस। फिर दूसरी जगह, वेदांत लाइब्रेरी। फिर तीसरी, दिल्ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। एक आदमी ने पूछा, अगला कदम? शेखर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अभी नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी लोग खुद हमारे लिए रास्ते बना रहे हैं। उसने धीरे से नक्शा बंद किया। ध्रुव सवाल पूछ रहा है, परिषद अंदर से टूट रही है और आर्यमान अपने परिवार को बचाने में व्यस्त है। कमरे में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। शेखर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कभी कभी जीतने के लिए हमला करने की जरूरत नहीं होती। उसकी आंखों में ठंडा आत्मविश्वास उतर आया। बस इंतजार करना पड़ता है। उधर शाम को आर्यमान के फोन पर एक नई रिपोर्ट पहुंची। उसने संदेश पढ़ा। कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा, फिर उसकी आंखें गंभीर हो गईं। रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन थी, ध्रुव की जांच अब अकेली नहीं रही, किसी और की भी नजर उसी जानकारी पर है। आर्यमान धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर आसमान में पहली बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ, खेल अब सिर्फ उसके और शिखर के बीच नहीं रहा। अब इसमें ऐसे लोग भी शामिल होने लगे थे, जिनके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता था। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।